नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और बता दें आपको, प्रधानमंत्री के सबसे पहले गुरदासपुर आने की संभावना है। बताया भी जा रहा है कि जहां रावी नदी से छोड़े गए पानी के कहर को यहां पर देखा जाएगा। पानी ने जिस तरह कहर बरपाया है, वह अमृतसर और तरन जिलों के इलाकों का भी हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं। भारी बारिश और बाढ़ ने पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक त्राही मचा रखी है। मौसम विभाग का हर अलर्ट सही साबित हो रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, बिहार और इस तरह के जो राज्य हैं, वहां पर इस वक्त बाढ़ और बारिश का प्रकोप लगातार लोग झेल रहे हैं। बता दें आपको कि मौसम विभाग ने दिल्ली और यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। भाखड़ा बांध में पानी कम होने पर भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के प्रबंधन ने इसके 10 फीट तक खोले फ्लड गेट, अब 7 फीट तक कर दिए गए हैं। लेकिन यहां से सतलुज दरिया में छोड़े जा रहे पानी से अब लुधियाना में बाढ़ का खतरा है। इससे जिले के करीब 12 गांव जो है वो बाढ़ के खतरे में हैं। खतरा मंडराने लगा है। जिला प्रशासन ने लोगों को अलर्ट करते हुए सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। विपिन इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, पंजाब में क्या हालात बने हुए हैं, विस्तार से बताएं। पंजाब की बात करूं तो पंजाब के 23 जिले जो है वो बाढ़ग्रस्त घोषित किए जा चुके हैं और लगातार राहत कार्य जारी किए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें मरने वालों की, तो मरने वालों की संख्या भी जो है 46 तक पहुंच चुकी है और बहुत से गांव अभी भी पानी की चपेट में है। और बात की जाए पंजाब सरकार की, तो पंजाब सरकार की ओर से भी लगातार जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। लेकिन अगर हम फसलों की बात करें तो फसलें इस बार ना तो धान की फसल मंडी में आएगी और आगे आने वाले समय में गेहूं की फसल की भी थोड़ी सी कमी रहेगी, क्योंकि बहुत सी जो खेती है वो अब बर्बाद हो चुकी है और आने वाले समय में उसको भी काफी नई फसल के लिए समय लगेगा। अगर दूसरी तरफ केंद्र सरकार की बात की जाए तो पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी पंजाब में दौरा किया था और अब कुछ ही दिनों में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भी बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। जी, अभी सरकार की तरफ से कुछ लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिशें की जा रही है, क्या एहतियाती तौर पे कदम उठाए जा रहे हैं विपिन? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पंजाब सरकार पूरा राहत सामग्री पहुंचा रही है। अगर दूसरी सियासी पार्टियों की बात करें, कांग्रेस की बात करें, अकाली दल की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो सभी पार्टियां इस समय जो है पंजाब में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए, राहत कार्यों के लिए आगे जुटी हुई है। और इसी तरह से अगर हम सामाजिक संस्थाओं की बात करें तो वो भी बहुत बढ़ चढ़ कर आगे काम कर रही है, क्योंकि पंजाब जो है वो गुरुओं की धरती है और यहाँ पर लोग जो है पंजाबी और सेवा के लिए सबसे आगे माने जाते हैं। क्योंकि पंजाब के लोग कभी किसी को चिट्ठी पत्थर डालकर ये नहीं पूछते कि हम सेवा करने के लिए पहुंचे या ना पहुंचे। तो यहाँ तो पंजाब के लोग कोई भी किसी को पहुंच जाते हैं। फिर ये पंजाब की बात है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विपिन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पर आपको बता दें कि पंजाब में भी जो बाढ़ का कहर है वो देखा जा रहा है। बाढ़ बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मृतकों की संख्या में इजाफा हो रहा है और फसलें बर्बाद होने की कगार पर है। कुछ हद तक फसलें बर्बाद भी हो गई है। और बता दें आपको कि बाढ़ की स्थिति जो है पंजाब में काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तरकाशी से अगली खबर है। उत्तरकाशी के जनपद के नौगांव बाजार की स्योरी फल पट्टी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है और एक आवासीय भवन जो है वो गदेरे के मलबे में दब गया है। आधा दर्जन से भी ज्यादा भवनों में पानी भर गया है। बता दें आपको कि देवलसारी गदेरे में एक मिक्सचर मशीन और कुछ दुपहिया वाहन के बहने की भी सूचना है। एक कार भी मलबे में दब गई है। खतरे को देखते हुए कई लोग अपने घर खाली करके सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। इससे पहले खबर आ रही थी कि नौगांव के बीच बहने वाला नाला अतिवृष्टि के कारण उफान पर आ गया है, जिसके कारण कई दुकानों और घरों में पानी घुस गया है। वहीं सड़क पर
खड़े हुए कई दोपहिया वाहन अब बह गए हैं। बता दें कि उत्तरकाशी जनपद के धराली गांव में 1 महीने पहले 5 अगस्त को बादल फटने से खीरगंगा में भयंकर बाढ़ आ गई थी और जिसमें 4 लोगों की मौत भी हो गई थी, जबकि कई लोग मलबे में दबे होने की सूचना भी थी। इसके अलावा इससे कई होटलों व घरों को भारी नुकसान हुआ था। बता दें आपको कि उत्तराखंड के 4 पर्वतीय जिलों में भूकंप से भूस्खलन का बड़ा खतरा है। इसमें रुद्रप्रयाग का सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। पहली बार IIT रुड़की के आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता उत्कृष्टता केंद्र के विशेषज्ञों ने जिलेवार अध्ययन करके भूकंप से भूस्खलन के खतरों पर शोध रिपोर्ट जारी की है। तो बता दें आपको कि जिस तरह से हालात बने हुए हैं, उत्तरकाशी में भी जो हालात हैं वो काफी ज्यादा भयावह हैं, क्योंकि उत्तरकाशी में उफान पर हैं कई नाले और साथ ही साथ घरों और दुकानों में भी पानी घुसा है। सतीश कोठारी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सतीश, क्या जानकारी है आपके पास, कैसे हालात उत्तरकाशी में बने हुए हैं फिलहाल? देखिए, मैं बात करूं, इस समय लगातार बारिश हो रही है उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में है, लगातार अलर्ट जारी कर दिया गया है। और मैं बात करूं कल उत्तरकाशी नौगांव की, नौगांव में जिस तरीके से कल बारिश हुई और सारे जो छोटे छोटे नाले वो एक जब नीचे आए तो नीचे एक नदी का विकराल रूप लिया उन्होंने, और कई दुकानें, कई मकान, कई भवन बह गए। और उसमें जिस तरीके से देखा गया कि लगभग 10 से 15 जो दोपहिया वाहन थे वो बह गए, साथ ही एक भवन बह गया, साथ ही कई दुकानें जो नीचे रोड पे कई दुकानें थी, 15-20 दुकानें, उनके अंदर पूरा मलबा भर गया और काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला। कल भी जिस पहले धराली में हुआ था, फिर जो इधर रुद्रप्रयाग जिले में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, फिर कल जो है उधर देखने को मिला नौगांव में काफी ज्यादा नुकसान हुआ। पूरी रात भर DM और SDM तहसीलदार सभी जो है वहां गश्त लगाते रहे, लोगों को सतर्क करते रहे। रात भर जो है वहां गश्त, हर अधिकारी ने गश्त लगाई। आपदा प्रबंधन विभाग लगातार रात भर पहुंचा, वहां SDRF NDRF की टीम पहुंची, PWD की टीम पहुंची और अब वहां पे रात बचाव का काम किया जा रहा है। जिन जिन दुकानों में नुकसान हुआ उनको देखा जा रहा है, परखा जा रहा है किस तरीके, कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, और उसके बाद ही पता लगेगा। अभी तो जान माल की कोई घटना नहीं आ रही है सामने। ठीक जी, बहुत शुक्रिया आपका सतीश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ से आ रही है। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सफाया होगा, जहां आला अफसरों की बैठक हो रही है और 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों का सफाया होने की बात कही गई है। 30 नए बेस बनाएगी सीआरपीएफ डीजी समेत देश भर के नक्सल प्रभावित राज्यों के सीआरपीएफ अधिकारी बस्तर पहुंचे, जहां कई घंटों की बैठक हुई है और महत्वपूर्ण फैसले इसमें लिए गए हैं। बैठक में आला अधिकारियों ने फैसला लिया है कि मैदानी स्तर में काम करने वाले जवानों को किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं होगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि उन्हें नक्सलियों से लोहा लेने के समय जो भी संसाधन चाहिए वो उपलब्ध कराया जाएगा। इस बैठक में सीआरपीएफ डीजी GP सिंह की अध्यक्षता में बैठक ली गई है। आला अफसरों ने ये भरोसा दिलाया है कि इस दौरान जवानों को किसी भी प्रकार से संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। हर हाल में 2026 तक नक्सलवाद का सफाया करना एक बड़ा प्लान है और साथ ही साथ बड़े ऑपरेशन प्लान करके लॉन्च किए जाएंगे। बस्तर में नक्सलियों के ठिकानों को मिटाया जाएगा और साथ ही जो भी बचे कुचे नक्सली हैं उनका भी सफाया जल्द ही किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के अनुरूप 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों का सफाया करने का टारगेट यहां पर रखा गया है। पीयूष मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। पीयूष, 2026 तक नक्सलियों के सफाया करने का प्लान है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, 2026 31 मार्च की डेडलाइन केंद्रीय गृह मंत्री ने जब राज्य बना था उसी समय दे दी थी कि नक्सलवाद को समूल नष्ट बस्तर में किया जाएगा। उसी की रणनीति के तहत विगत 18 माह से नक्सलियों के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है वो क्लीन बस्तर के नाम से बस्तर में चल रहा है। उसकी परिणति ये है कि जो आत्मसमर्पण की जो संख्या है वो भी बढ़ी है।
नक्सलियों को न्यूट्रलाइज भी बहुत ज्यादा किया गया है। कई हजार के ऊपर नक्सली हैं जिनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और जो संख्या आत्मसमर्पण की है, क्योंकि जो प्रत्यर्पण जो नीति बनाई गई है छत्तीसगढ़ में, उससे प्रभावित होकर नक्सलवाद का रास्ता छोड़ के मुख्य धारा में नक्सली जुड़ रहे हैं। तो ये देखने वाली बात अब ये समझ में आने लग गई है कि बस्तर अब क्लीन होने की दिशा में अग्रसर है। जो छुटपुट वारदातें हो रही हैं नक्सलियों की तरफ से, जो आमद दिखाई जा रही है, उसको भी कहीं ना कहीं अब समाप्त कर दिया जाएगा। नेहा जी, शुक्रिया आपका पीयूष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी दिल्ली से आ रही है। रविवार सुबह 7 बजे तक यमुना का जलस्तर 205.59 मीटर दर्ज किया गया है, जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए स्थिति अब भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। मयूर विहार में राहत कैंप लगाए गए हैं, जहां यमुना किनारे रहने वाले लोगों को शिफ्ट किया गया। मयूर विहार इलाके में हालात ऐसे हैं कि अब राहत कैंपों तक भी पानी पहुंचा चुका है। आपको बता दें कि राहत कैंपों तक भी पानी पहुंच चुका है, जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, उन्हें दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। वहीं मॉनेस्ट्री इलाके में भी हालात ज्यादा गंभीर बने हुए हैं, जहां राहत पहुंचाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये राजधानी की सड़कें हैं, जहां पे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, नाव भी चल रही है अब इन सड़कों पर। घाटों से लेकर रिहायशी बस्तियों तक पानी भरा हुआ है, जिससे कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। तस्वीरें साफ बताती है कि यमुना की जलस्तर में गिरावट के बावजूद भी परेशानी ज्यों की त्यों बनी हुई है। जिन इलाकों में पानी भर चुका है, वहां से लोगों को निकालने के लिए, सुरक्षित उन्हें स्थान पर पहुंचाने के लिए कोशिशें लगातार की जा रही है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है और लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जलस्तर लगातार घटता रहा तो अगले दिनों, यानी कि कुछ दिनों में स्थिति सामान्य हो सकती है। हालांकि अभी जलस्तर उस स्तर तक नहीं पहुंचा है कि बाढ़ का खतरा पूरी तरह से समाप्त माना जाए। रजत हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रजत, क्या हाल फिलहाल दिल्ली के बने हुए हैं? देखिए नेहा, बिल्कुल हथनी कुंड बैराज से जब से पानी छोड़ा गया है, उसके बाद दिल्ली की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए, गाजियाबाद की बात की जाए, या जो यमुना सटे हुए जिले हैं, क्षेत्र हैं, वहां के हालात खराब हैं। हालांकि जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, शासन खान पान की व्यवस्था कर रहा है। साथ ही जिन लोगों की दिक्कत है, अगर कोई बाढ़ से प्रभावित होता है तो उनके लिए इमरजेंसी आपातकालीन नंबर की बनाई की गई, जिससे कि प्रशासन तक वो डायरेक्ट में रहें। लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है, बारिश के बाद जो दिल्ली एनसीआर की बात की जाए या नोएडा की बात की जाए, जो वहां की स्थिति है, अभी तक की माने तो कुछ राहत मिली है, क्योंकि जब से कल से बारिश से थोड़ी राहत है, उससे जल स्तर थोड़ा जरूर घटा, लेकिन अभी बिल्कुल सामान्य नहीं हुआ है। प्रशासन है वो लगातार लगा हुआ है, लोगों को अनाउंसमेंट कर रहा है कि अगर कोई व्यक्ति डूब क्षेत्र में रह रहा है या ऐसी जगह में रह जहां पर बाढ़ आने की संभावना है, लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं, तो वहां पर जरूर प्रशासन है वो मुस्तैद है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अगर हम नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में सेक्टर 150 या जो तमाम जो फार्म हाउस वाली क्षेत्र हैं, जहाँ पर डूब क्षेत्र हैं, तो वहां पर पूरा जो कुछ गांव है वो डूब चुके हैं। लेकिन हाँ, यहाँ का प्रशासन है वो मुस्तैद है। अभी तक माना तो 200 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हाँ। खाने पाने साथ ही। ठीक है रजत, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें, हम फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बता दें आपको कि बाढ़ वाले इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और कहा यह जा रहा है कि अगर इसी तरह से यमुना का जलस्तर घटा तो जल्दी हालात सामान्य हो सकते हैं। और अब बात करते हैं धनबाद हादसे की। दरअसल कतरा स्थित अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड प्रोजेक्ट में हुए हादसे में मृतक कर्मियों के आश्रितों को न्यूनतम 30 लाख रुपए मुआवजे और एक आश्रित को आउटसोर्सिंग कंपनी में नौकरी मिलेगी। आउटसोर्सिंग प्रबंधन और आश्रितों की मौजूदगी में ये समझौता हुआ है। बता दें कि बीसीसीएल की ओर से बताया गया है कि आश्रितों को 20 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। साथ ही एक आश्रित को नौकरी भी दी जाएगी। बीसीसीएल एरिया
4 के अंगार पथरा ओपी क्षेत्र में संचालित अंबे आउटसोर्सिंग खदान में शुक्रवार को हुए भीषण हादसे में संख्या लगातार बढ़ रही है। मजदूरों की मौत हो गई और साथ ही साथ शनिवार को 4 और शव निकाले गए। खदान में पत्थरों के स्वेकलन के बाद एक सर्विस वैन सैकड़ों फीट खाई में जा गिरी। अजय सिंह ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड हमारे साथ सीधे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अजय, जानना चाहेंगे क्या जानकारी नई निकल के इसमें सामने आई है अभी तक? देखिए नेहा, मैं बताऊं कि ये जो अंगार पथरा कांटा पहाड़ी बीसीसीएल का जो इलाका है कतरात में, अंगार पथरा कांटा पहाड़ी में जो अम्बे कंस्ट्रक्शन माँ अम्बे का आउटसोर्सिंग कंपनी जो थी उसके जो है रेहड़ी वैन के गिरे थे, तो वो उसमें जो है मजदूरों की संख्या लगातार जो है वो बढ़ रही है। अब तक 700 को गोताखोरों के द्वारा और ऐसे में निकाला गया है। जो है दो शवों को मुआवजा भी दिया गया है, क्योंकि जो है 2 शवों को जो है उनके परिजन जो है लगातार उस पर विरोध कर रहे थे और मुआवजे की राशि की मांग कर रहे थे। तो मुआवजे की राशि तो है 36 लाख रुपए इसको मिल गया है और बाकी के अभी शव गृह में रखा गया है, मोर्चरी में रखा गया है, शव रखा गया। अब एक और जो मसला अहम ये है कि चूंकि ये वो काफी गहरे पानी में है और वहाँ जो है और जब ओपन कास्ट जब माइंस होते हैं, ओपन कास्ट में काफी गड्ढे होते हैं और उसमें जो है उस सुराख में और बड़े बड़े खोह टाइप के होते हैं, उस खोह में जो है मजदूरों की अभी भी दबे होने की आशंका है। क्योंकि गोताखोर भी जो है वो पानी में तो उतरते हैं, लेकिन वो जो खोह में जो है उसमें जाने की उन लोगों की भी हिम्मत नहीं होती है। तो लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि मजदूर जो है आज भी एनडीआरएफ की टीम और बीसीसीएल की जो अपनी जो सुरक्षा की जो टीमें होती है लगातार उस पर प्रयास कर रही है। इसी दरमियान जो है 36 लाख रुपए के 2 लोगों को मुआवजे की राशि मिल भी गई और जो बचे हुए हैं उन पर 36 लाख रुपए यानी 30 लाख और 6 लाख रुपए। तो ये जो है और एक आश्रितों को जो है एक आउटसोर्सिंग कंपनी में या नियोजन दिया जाएगा। ये अभी इन लोगों का मांग जारी है कि हम लोग को सरकारी नौकरी दी जाए। तो इसमें लगातार जो है प्रबंधन के साथ मांग हो रही है। बीसीसीएल के जो सीएमडी नॉन नियुक्त जो सीएमडी हैं मनोज कुमार अग्रवाल, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और जो है वहाँ के कर रहे हैं कि उन्होंने गहरी संवेदना भी प्रकट की है और कहा है कि हर संभव उन लोगों की मदद की जाएगी। वहाँ के जो धनबाद के जो उपायुक्त हैं आदित्य रंजन, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये बहुत बड़ी घटना है और ये अगर ऐसी दोबारा घटनाएं होती हैं तो इसके जिम्मेवार जो है बीसीसीएल प्रबंधन होगा, इसकी सारी जिम्मेवारी बीसीसीएल का प्रबंधन होगा। यानी लगातार जो है तो ये विरोध और ये का खेल चल रहा है। मजदूरों की है लगातार भीड़ बढ़ रही है, वहाँ पर जमावड़ा है, जो परिजन है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारे को सरकारी नौकरी दी जाए। प्रबंधन आउटसोर्सिंग और सरकार के नुमाइंदे जो है लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इन मसला को सॉल्व किया जाए। सबसे दिलचस्प बात है कि जब तक ये पता नहीं चलता है कि और कितने मरीज कितने वहाँ पर मजदूर जो है वो दबे हुए हैं, क्योंकि एक मजदूर का अभी भी जो जो बाहर आया है उसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, क्योंकि बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं वो काफी उसको नोचना चाहिए। तो ये जो है उस पर भी एक जीच बनी हुई है कि आखिर ये व्यक्ति कौन सा है और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि और जो सब है उसको निकाला जाए। जी नेहा, शुक्रिया आपका अजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए इस बीच अगली खबर लखनऊ से है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें आपको कि लखनऊ के शहीद पथ पर हादसा हुआ है। चलती ऑडी कार में लग गई है आग, बाल बाल बच गए हैं इसमें सवार लोग। बता दें कि लखनऊ के शहीद पथ पर पलासियो मॉल के पास बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए। बता दें कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीएसपी की अहम बैठक है इस वक्त। बता दें कि मायावती की अध्यक्षता में ये बैठक है और पार्टी दफ्तर में अहम बैठक चल रही है। बीएसपी नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक इस वक्त हो रही है।
तो बीएसपी की अहम बैठक इस वक्त चल रही है। बता दें कि मायावती की अध्यक्षता में ये बैठक बीएसपी दफ्तर में हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ आनंद सिंह, विशेष संवाददाता, सीधे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आनंद, क्या जानकारी है? बीएसपी की बैठक हो रही है, वो भी पार्टी कार्यालय में, क्या कुछ अहम रणनीति बनाई जा सकती है? बिल्कुल, देखिए नेहा, ये एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें मायावती अध्यक्षता करेंगी, उनके नेतृत्व में ये बैठक होने जा रही है। और जो सबसे अहम बात है कि जितने भी जिला अधिकारी हैं बहुजन समाज पार्टी के पूरे प्रदेश के, वो आएंगे। जितने पदाधिकारी, जो वरिष्ठ जितने पदाधिकारी हैं, उनको बुलाया गया है। और पोलिंग बूथ स्तर तक की जो कमेटियां हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी कि किस तरह से पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बढ़ाया जाए, किस तरह से एक रिवाइव किया जाए अपने आप को। जिस तरह की कंडीशन, जिस तरह से इस समय अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो जो राजनीति के जिस स्तर पर, निचले स्तर तक वो आ गई है, ऐसी उम्मीद उसको कभी नहीं थी, तो उससे उभरने का प्रयास किया जाएगा। और साथ ही साथ 9 अक्टूबर को, क्योंकि बीएसपी के जो संस्थापक हैं कांसीराम, उनकी पुण्यतिथि भी मनाई जानी है, तो ये तमाम चीजें हैं। पंचायत चुनाव है अगले वर्ष, अप्रैल में पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव है। तो तमाम इन चीजों को लेकर के किस तरह से एक बार खोया जनाधार उत्तर प्रदेश में वापस पाए बहुजन समाज पार्टी, उसको लेकर ये मंथन होने जा रहा है। शुक्रिया आपका आनंद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ के शहीद पथ पर हादसा हुआ है। बता दें कि चलती ऑडी कार में आग लग गई, बाल बाल बच्चे हैं सवार। लखनऊ के शहीद पथ पर पलासियो मॉल के पास, यानी कि उसके सामने ही अचानक एक ऑडी कार में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार तेज रफ्तार से शहीद पथ पर चल रही थी, तभी इसमें अचानक से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग जो हैं वो सुरक्षित दूरी बनाकर वीडियो बनाने लगे। कार में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे के समय कार में मौजूद लोग जो हैं वो समय रहते ही बाहर निकल आए। इससे बड़ी दुर्घटना टल गई है। बता दें कि गनीमत ये रही है कि इस हादसे में किसी भी तरह की जानहानि नहीं हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में शनिवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। बड़नगर रोड पर बने शिप्रा नदी के पुल से एक सफेद कार अचानक नदी में जा गिरी। बताया भी जा रहा है कि कार चक्र तीर्थ से कार्तिक मेला मैदान की ओर जा रही थी। रविवार सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान ही पुलिस को एक शव मिला। हालांकि अभी साफ नहीं हो पाया है कि शव कार पे बैठे लोगों में से किसी का है या फिर किसी और का है। खास बात यह है कि शव पुलिस की वर्दी में मिला है। गुमशुदा लोगों और कार को ढूंढने के लिए लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की रात्रि का आसमान में चंद्र ग्रहण 2025 देखने के लिए अद्भुत खगोलीय नजारा दिखाई देगा। बता दें कि 7 सितंबर रविवार रात को 9:58 से जो चंद्र ग्रहण है वो लगेगा और साथ ही साथ 1:26 तक खत्म होगा। चंद्र ग्रहण 2025 के प्रभाव को देखते हुए सभी छोटे बड़े शहरों में प्रमुख मंदिरों के कपाट आज दिन में बंद कर दिए जाएंगे और साथ ही साथ सोमवार सुबह शुद्धिकरण के बाद भक्तों की पूजा अर्चना के लिए दोबारा खोले जाएंगे। इसमें सूतक के सभी नियम लागू होंगे, यानी कि भोजन नहीं करना होगा। प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों के कपाट बंद होंगे और साथ ही साथ तमाम जो एहतियात बरते जाते हैं ग्रहण के दौरान वो सभी बरते जाएंगे। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।